हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू ब्लड क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। आज हम लोग टॉप 50 चैप्टर्स में संसद अपना लास्ट लेक्चर है आज, यानी राउंड 1 का संसद और बीमारियां, यानी संसद और डिजीज हम करने वाले हैं। दो आज अपना कंप्लीट करेंगे। और ये टॉप 50 चैप्टर्स क्या है, टॉप 50 चैप्टर्स का ये राउंड 1 है आपका। क्या है ये? राउंड 1। तो आज ये फिनिश हो जाएगा फाइनली, यानी आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए, पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ। यानी टॉप 50 चैप्टर्स धीरे धीरे, मैंने बताया ऑल्टरनेट क्लासेस ही चलेंगी इसकी। एक दिन लूंगा, जैसे आप लोग प्लीज शाम को 5 बजे अपना फिक्स मान लीजिए, 5 PM फिक्स मान लीजिए। जैसे कल मैंने लिया, कल नहीं लिया था, आज थर्सडे मैंने लिया, तो यानी थर्सडे को मैं ले रहा हूं ये क्लास। फिर कल जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं नहीं लूंगा, फिर मैं सैटरडे आऊंगा, सैटरडे फिर टॉप 50 चैप्टर में। और इस बार सैटरडे टॉप 50 चैप्टर 5 PM इंतजार करिएगा, कुछ धमाका करने वाला हूं, एक स्ट्रेटजी के साथ आऊंगा 5 PM। तो ऐसे ही यानी एक दिन ऑल्टरनेट ये क्लास चल रही है। तो इसलिए क्योंकि आपको इतना कंटेंट हो जाता है, आप उसको रिवीजन करिए। फर्स्ट राउंड के बाद फिर सेकंड राउंड आपका अपना स्टार्ट हो रहा है कब, यानी आपका सैटरडे 5 PM। तो सैटरडे 5 PM आपको दिमाग में रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी आपको थोड़ी सी फीस जमा करेगी और आप ऑनलाइन कोचिंग में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ी सी फीस का मतलब आप देखिए 24 महीने 2 साल के लिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी देखिए कभी भी आप करेंगे, 1 साल में, सवा साल में, मुझे लगता है 2 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। केवल पढ़ना नहीं हो, पढ़ने के साथ साथ आपको अपने टीचर से कनेक्ट रहना। जो सबसे मैटर करता है वो अपने टीचर के साथ एक लंबे टाइम तक कनेक्ट रहना। तो वैसे में आप 24 महीने अगर आप देख सकते हैं 43,200 SK लाइव। बच्चों जब आप फॉर्म भरते हैं, यानी जब आप सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपसे रेफरल कोड मांगता है। क्या मांगता है? रेफरल कोड मांगता है। और जब आपसे रेफरल कोड मांगता है, उस टाइम जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, स्वाभाविक आपको इसके लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा और कोई कोड इस्तेमाल नहीं करना है। आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे। अब आप कहेंगे कि यार इतनी फीस में क्या मिलेगा, तो वो भी क्लियरिटी, GS पूरा, प्रीलिम्स, मेंस, यानी फिर इसके बाद निबंध, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसी 43,200 सब शामिल है। आप सोचो केवल ऑफलाइन में ऑप्शनल की फीस होती है CSAT फॉर प्रीलिम्स, मेंस, आपका एवरीथिंग। बट फॉरगेट, आपको किसी भी तरह से ये नहीं करना है, इसके लाइव कोड ही इस्तेमाल करना है। और अभी अगर बच्चे कॉम्पैक्ट बैच ऑफ एशिया एंड इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड करना चाहते हैं, 500 मार्क्स बाइलिंगुअल। अगर किसी को आपके जैसे घर परिवार में भी कोई हो इंग्लिश में, तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है कंटेंट इंग्लिश में होता है, मैं हिंदी में पढ़ाता हूं, ऑब्वियस है। मतलब बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है। तो आप वो मेरे साथ अनअकैडमी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? और चलिए संसद में जैसे आप पढ़ते समय आपके पास देखिए, जैसे हम संसद पढ़ रहे हैं और हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? प्रीलिम्स 2020। कब है? प्रीलिम्स 2020। तो देखिए सबसे बड़ी चीज हमारा ना, पढ़ते टाइम ना, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां से, यानी कि जहां से संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, जहां से संभाव्यता सबसे ज्यादा है, वही पोर्शन हमें सबसे पहले हिट करना चाहिए। तो संसद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी 4 to 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप अगर ट्रेंड एनालिसिस चेक करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप ट्रेंड एनालिसिस चेक करेंगे तो आपको वहां से इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियस है आपको इस पर फोकस रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 to 6 क्वेश्चन के लिए। पीछे की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम संसद के सत्र से, यहां पर हम क्या संसद के सत्र से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि संसद का सत्र, याद रखिएगा, पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर आहूत किया जाता है। आहूत करने का मतलब बुलाया जाता है। और दूसरा फाइट मतलब, यानी देखिए राष्ट्रपति बुलाता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास ये होना चाहिए, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या होता है? संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी ये भी आपके लिए पीटी फैक्ट, यानी दूसरा कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी संसद के 2 सत्रों में।
सामान्यतः वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र जो फरवरी से मई होता है, मानसून जो जुलाई से सितंबर होता है, शीतकालीन जो नवंबर से। तो ये आप यहां पर ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, संसद की टर्मिनोलॉजी अपना टॉपिक है। अब यहां से हम देखिए आज पूरी टर्मिनोलॉजी की क्लास तो अब स्टार्ट होती है, यानी टर्मिनोलॉजी जो आज आपका, यानी आज अपनी क्लास क्या है, टर्मिनोलॉजी है। और टर्मिनोलॉजी के साथ साथ अपना क्या है, यानी संसदीय समितियां वगैरह। तो अब देखिए स्थगन बनाम सत्रावसान दोनों को लेकर के प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बन जाए, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन, स्थगन एवं सत्रावसान में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से अंतर है। तो अब आपको इसी फार्मूले से आपको पता होना चाहिए, इसी फार्मूले से आपको सीखना है। तो देखिए स्थगन क्या होता है, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है। क्या कहता है, एक बैठक को समाप्त, यानी केवल इसका संबंध किससे, बैठक से, सत्र से नहीं है। सत्र का नाम है सत्रावसान, सत्र धन अवसान, इसका मतलब क्या हो गया, यानी सत्र का अवसान। याद रखिएगा यह ना केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी सत्र को ही, जो आपने सत्र अभी पढ़ा कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीत सत्र, तो वो उनको समाप्त करता है। और यह जो स्थगन है कौन करता है, सदन का पीठासीन, पीठासीन मतलब जो अध्यक्ष होता है, क्लियर, यानी पीठ पर आसीन सदन के अध्यक्ष, ठीक है ना, वो करता है। बट सत्रावसान बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वही आहूत करता है, वही अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि वही आहूत करता है और वही क्या करेगा, इस सत्र को जो है उसका अवसान करेगा। यह किसी विधेयक, यानी कौन सा, स्थगन किसी विधेयक, बिल या सदन में विचाराधीन, यानी सदन में किसी भी काम पर विचार चल रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी जो है बिल पर, किसी कार्यक्रम पर बातचीत हो रही है, पर असर नहीं डालता है, यानी क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। यानी केवल बैठक ही बंद है, तो अगर बैठक रुक गई है तो अगले दिन फिर वो काम स्टार्ट हो जाएंगे, ये यहां कहा जा रहा। बट यह भी, अब देखिए इसमें, यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, यानी बिल अगले सत्र में फिर आकर के बातचीत हो सकती है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में हूबहू ये कंडीशन नहीं होती है, एक नया नोटिस देना पड़ता है, याद रखेंगे। और जबकि अगर हम कंपेयर करें भारत के सत्रावसान की ब्रिटेन के सत्रावसान से, तो ब्रिटेन में क्या होता है, सत्रावसान के कारण, ब्रिटेन में क्या होता है, सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। तो ब्रिटेन में क्या होता है, सत्र के अवसान के कारण बिल या अन्य लंबित कार्य क्या माने जाते हैं, ये समाप्त मान लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर भी है ब्रिटेन का और हिंदुस्तान का, और दोनों के अंतर से आप और अच्छे से इस चीज को सीख सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। अब देखिए टर्मिनोलॉजी अब विस्तृत रूप से यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे विघटन क्या है, विघटन, तो राष्ट्रपति देख सकते हैं फेस, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा स्थायी सदन आप सबको पता, बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो लोकसभा का स्वतः विघटन और राष्ट्रपति इस विघटन की घोषणा करता है, ये पॉइंट याद है। और देखिए एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का अगर विघटन हो जाए तो कौन कौन से बिल समाप्त हो जाते हैं, यही सब यूपीएससी पूछता है। तो अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो कौन कौन से विधेयक समाप्त होते हैं, तो पहला होता है लोकसभा में विचाराधीन विधेयक, यानी जिस पर भी लोकसभा में अभी विचार चल रहा हो, ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में पारित, लोकसभा में पारित हो किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, याद रखें, क्लियर है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये कंडीशन है, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक। शेष प्रकृति के विधेयक लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त नहीं होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। लेमडक सत्र क्या है, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, यानी नई लोकसभा के गठन, नई लोकसभा यानी इलेक्शन होने के बाद गठन से पहले का क्या है, वर्तमान जो उस समय इलेक्शन के टाइम की जो लोकसभा थी उसका जो अंतिम सत्र होता है उसे हम लेमडक सत्र कहते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब देखिए संसदीय कार्रवाई के बहुत से, यानी संसद में जो कामकाज होता है उस कामकाज को संचालित करने के लिए अनेकों प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, और उन्हीं
साधनों को हम टर्मिनोलॉजी श्रृंखला में पढ़ेंगे, जैसे शून्यकाल, जैसे प्रस्ताव, जैसे आधे घंटे की बहस, जैसे अल्पकालिक चर्चा, जैसे संकल्प, जैसे ये सारी चीजें। तो सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रश्नकाल जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे याद है ये है युवा सांसद, ये सब बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे संसद का पहला घंटा, बच्चों याद रखेगा कंफ्यूज, पहला घंटा नहीं, संसद जब स्टार्ट होती है तो पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। वो एग्जाम में आपसे कह देगा कि संसद का पहला घंटा शून्यकाल होता है। तो अगर आप बारीकी से अध्ययन नहीं किए तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो ऐसे में संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। और इसमें क्या होता है, प्रश्न नाम से स्पष्ट है कि भैया सदस्य जो है संसद वो प्रश्न पूछेंगे, मंत्री उसका उत्तर देंगे। और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है वाकई में, यानी कि जो कार्यपालिका होती है उत्तर उसको देना है, मंत्री को। तो इससे संसद के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है। यह चीज आपको यहां पर समझना है। और देखिएगा 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, जैसे मौखिक, इनको क्या कहते हैं, ये मौखिक यानी तारांकित प्रश्न जो मंत्रियों के सामने आएंगे, एग्जीक्यूटिव के सामने आएंगे, तो उसमें क्या होता है, मौखिक उत्तर देना, लिखित आंसर नहीं देना है। और इसमें पूरक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जिसने पहले तारांकित प्रश्न पूछा है तो आपके मौखिक उत्तर देने के बाद वह एक पूरक यानी कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर उसके मन में कुछ उठता है कि चलो ये जो उत्तर दे रहे हैं उसमें कुछ और चीजें मुझे क्लियर नहीं हो रही, तो क्लियरिटी के लिए वो क्या कर सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित जिस पर स्टार का अंकन ना हो, स्टार, तो वो क्या होता है, लिखित उत्तर। इसमें पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि लिखित है तो कोई भी ऑफिशियल यानी कोई भी मंत्री जब वो जवाब देगा तो ऑफिशियली कोई भी चीज वो पूरा एक एक एंगल को सारा विधि विधान के बारे में देता है, तो आप कोई भी प्रश्न आपके सामने उपस्थित ही नहीं होता। अल्प सूचना के प्रश्न यानी कि मौखिक उत्तर, इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है। कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर आप क्या कर सकते हैं, किसी मंत्री से ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्नकाल। अब इसके बाद देखिए संसदीय शब्दावलियां और कौन कौन सी हैं। तो जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत यानी देख लिए तुरंत बाद क्या होता है, शून्यकाल का प्रारंभ होता है। तो ये भी है। संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए मामले उठा सकते, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शून्यकाल की इंपॉर्टेंस भी है। बिना पूर्व सूचना दिए यानी सडन, बिना पूर्व सूचना दिए यानी सडन प्रश्न यहां से उठा लिया जाता है, दैट्स कॉल्ड शून्यकाल। नोट, प्रश्नकाल और शून्यकाल ये जो दोनों हैं, संसदीय प्रक्रिया के नियमों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। एक प्रकार से बच्चों ये संसदीय परंपरा होता है ना, जैसे परंपरा रीति रिवाज डेवलप हो जाए वो चीज है, यानी कहीं भी जो संसदीय प्रक्रिया के लिए नियम बनाए गए हैं उसमें कहीं इनका उल्लेख नहीं है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पीटी फैक्ट में आपसे फंसा सकता है, यानी कह देगा कि संसदीय प्रक्रिया के नियमों में इनका उल्लेख है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। फिर देखिए क्या है, औचित्य प्रश्न क्या होते हैं। औचित्य यानी जब क्या होता है कि सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है, यानी जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। आधे घंटे की बहस क्या होती है, यानी कोई अगर जनता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उस पर चर्चा करने के लिए याद रखिएगा, बट ये केवल बहस होती है, याद रखेंगे, इसमें औपचारिक मतदान नहीं होता, यानी कि बहस के बाद कोई मतदान वगैरह की प्रक्रिया नहीं है। अल्पकालिक चर्चा अथवा 2 घंटे की चर्चा, वो भी सेम है, कोई भी जन महत्व का मुद्दा आ जाए, अध्यक्ष इस हेतु 1 सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध करा सकता है, ये कंडीशन है, दशा है, याद रखिएगा। संकल्प क्या है, साधारण लोक महत्व, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, साधारण लोक महत्व के विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संकल्प। युवा सांसद, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है बच्चों, लोक महत्व के किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति से लाया गया विषय क्या होता है, प्रस्ताव होता है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, सदन में वाद विवाद को समाप्त कर विषय को मतदान हेतु रखना, इसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव, यानी बातचीत में कटौती कर देना। कंगारू कटौती, विधेयक के केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, इसे कहते हैं कंगारू कटौती, यानी कि केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही। कंगारू कैसे चलता है, उछल उछल के चलता है ना, उछल के चलता है कि नहीं चलता, सामान्य नहीं चलता, यानी उछल उछल के चलने का मतलब क्या हो गया कि केवल महत्वपूर्ण, यानी पेज बदलते रहो, जहां पर इंपॉर्टेंट बात हो उसी को एनालिसिस करो, जैसे कंगारू की तरह। और कटौती का मतलब ये है
यानी कि क्या है, बात विवाद को समाप्त करो और आ जाओ मतदान करते हैं, ठीक है ना। गिलोटिन प्रस्ताव क्या था, विधेयक का कोई ऐसा भाग जिस पर चर्चा ना हुई हो उस पर मतदान होता है ना, तो मतदान से पूर्व जब चर्चा की जाए तो उसे क्या कहते हैं, गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, क्या है, किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, तो यह होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन। और यह कब लाया जाता है, जब किसी सदस्य को लगे कि मंत्री ने सदन में कोई झूठी जानकारी या सही तथ्य को सदन से छुपाया है, तो भाई क्या है, आपके विरुद्ध क्या लाया जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। उद्देश्य मंत्री की निंदा करना क्योंकि आपने गलत किया है, दैट्स इट, ठीक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन के किसी सदस्य द्वारा अविलंबनीय, यानी ध्यानाकर्षण में बच्चों कंडीशन क्या है, अविलंबनीय, यानी कि अब हम देरी नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बट इसमें पीठासीन यानी जो सदन का अध्यक्ष होगा उसकी अनुमति अनिवार्य होती है, पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन क्या है, सदन चल रहा है और जो कार्रवाई हो रही है उसको स्थगित कर दो, इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। आसान है, क्यों, क्योंकि अविलंबनीय लोक महत्व यानी इसी समय जब चर्चा चल रही हो तो क्या हो जाए, कोई मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण इश्यू हो जाए, जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना चल रहा है, ऐसी कोई गंभीर समस्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, जिससे कि तुरंत चर्चा की जा सके। लेकिन देखिएगा ये क्या है, ये संसद की कार्रवाई के संचालन के नियम, ऐसा नहीं हो सकता कि स्थगन प्रस्ताव लाए बिना और आपने कहा अरे भाई रुको अब ये बातचीत होगी। ये संसदीय परंपरा है, संसदीय रीति रिवाज है, संसदीय मर्यादा है कि जिसमें अगर अविलंबनीय महत्व पर किसी विषय पर चर्चा चल रही, दूसरा कोई महत्वपूर्ण आ जाता है तो उस समय स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद फिर यानी प्रोसेसिंग के तहत काम होता है संसद का। लब्बो लुआब मैं ये बताना चाहता हूं। 2 शर्तें हैं स्थगन प्रस्ताव की। प्रस्ताव अगर लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। भाई क्यों, क्योंकि तभी लगेगा ना कि अविलंबनीय लोक महत्व का है, और लोक महत्व से संबंधित कोई एक ही मुद्दा होना चाहिए, यानी शिक्षा स्वास्थ्य कुछ एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है पूरा समग्रता में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। अब अगला टर्मिनोलॉजी है प्रस्ताव में निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो ये अविश्वास प्रस्ताव 2019 में बहुत चर्चा में रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू ने ये वर्तमान सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत बार इसका कहीं न कहीं जिक्र किया है। तो हमारे लिए ये एक मेरे लिए मतलब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सिस्टम ये हो जाता है आपके लिए इस सिस्टम को जानना। तो जैसे अब क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, यानी कि निंदा प्रस्ताव अगर आप लाना चाहते हैं तो लोकसभा में आपको बिना कारण बताए भी ला सकते हैं, यानी कारण बताना लोकसभा में कारण बताकर ही आप इसे ला सकते हैं, यानी कारण बताना अनिवार्य है। अविश्वास में क्या है, इसमें क्या है, कारण बताना आवश्यक नहीं है, यानी निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आपको कारण बताइए, अविश्वास पर इसे कारण बताना आवश्यक नहीं। ये पहला अंतर है। निंदा में क्या होता है, किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है। और यह क्या होता है, यहां पर क्या है, एक मंत्रियों का समूह या टोटल, बट यहां क्या, केवल टोटल, यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद पर यह शब्द के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यह क्या होता है, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ लाया जाता है, निंदा की जाती है, आपका यह काम अच्छा नहीं है। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है कि जो वर्तमान सरकार है क्या लोकसभा में इसका विश्वास है, यानी जो वर्तमान सरकार है क्या इसका लोकसभा में विश्वास है। यदि यह फिर क्या निंदा, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। यहां पर त्यागपत्र नहीं, बट अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव यानी एक होता प्रत्येक आम चुनाव से पहले और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से पहले, प्रत्येक शब्द को पकड़े रहिएगा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से पहले, प्रत्येक आम चुनाव से पहले। धन्यवाद। प्रस्ताव राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है और वह सरकारी नीतियों व योजनाओं से अवगत कराता है
उसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा कर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया। अब अगला टॉपिक है कि संसद में विधान कैसे बनते, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, संसद में विधान कैसे बनते हैं? तो विधायी प्रक्रिया, सबसे पहले तो बच्चों याद रखिए दोनों सदनों में विधान लॉ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। फिर इसके बाद क्या गया, प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा में हर विधेयक पर समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। और जो संसद में पेश होते हैं बिल, ये दो तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारी और गैर सरकारी। ये लगातार पूछ रहा है गैर सरकारी, 2-3 अभी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी, अब देखिएगा, आइए सरकारी और गैर सरकारी का अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं तो यूपीएससी कुछ भी पूछे हम आसानी के साथ प्रीलिम्स में फंसेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक दूसरे के साथ कंपेयर भी है और अन्य बातें भी है। तो सरकारी विधेयक क्या, इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी क्या, इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? संसद में क्या किया जाता है? किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी सदस्य द्वारा। तो गैर सरकारी, और ये केवल बेटा क्योंकि सरकारी है तो मंत्री ही कर सकता है, ऑब्वियस है, वही सरकार का हिस्सा है। दूसरा, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित, यानी जो सत्तारूढ़ दल है उसकी नीतियों को प्रदर्शित करता है। और यह किसी भी सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य, यानी विपक्षी दल किसी महत्वपूर्ण मामले पर किस प्रकार का विचार रखता है उसके बारे में यह स्पष्टीकरण देता है। और संसद में मंत्री के अलावा कोई भी इसे करता है। तीसरा है सरकारी, इसे संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि ऑब्वियस है उसका बहुमत होता है। इसके संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है क्योंकि यह विपक्ष का होता है, स्वाभाविक है, बहुमत उसके पास है नहीं। सरकारी विधेयक सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सदन द्वारा अस्वीकृत, अगर सरकारी विधेयक को सदन अस्वीकृत कर दे, ऑब्वियस है, तब आपने, इसका मतलब क्या, आपने विश्वास खो दिया। विश्वास खो दिया तो आपको सत्ता में रहने का हक नहीं। बट इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई विपक्षी दल का विपक्ष में है। सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस चाहिए। सरकारी विधेयक लाना 7 दिन का नोटिस, और इसके लिए 1 माह का नोटिस। प्लीज याद रखिएगा, इसके लिए 1 माह का नोटिस अविश्वास। फिर क्या है, इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। यानी कोई भी जो लाना चाहता है तो वो विधि विभाग से पहले परामर्श करता फिर लाता है, और इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। यानी कोई सदस्य जो इसे लाना चाहता है, तो ये आप यहां से एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं। अब देखिए सदन में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों के प्रकार क्या है। सदन में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों के प्रकार, पहला सरकारी विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए साधारण विधेयक क्या है, क्लियर है? तो आप देखिएगा, जैसे प्रथम पाठन विधेयक 3 पाठन होता है। किसी भी विधेयक में 3 पाठ होते हैं, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ। पाठ का मतलब होता है कि उसके बारे में एक जो प्रोसेसिंग होती है कि पहले पार्ट में उसको एक आउटलुक दिया जाता है, सेकंड में उस पर गंभीर चर्चा होती है, थर्ड में चेक किया जाता है क्या कमी है क्या नहीं है। तो ये होता है, ये यहां पर बताया गया। फिर इसके बाद है साधारण विधेयक। जब पास कराना होता है तो दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक, यानी राज्यसभा लोकसभा में गतिरोध हो जाए तो क्या होता है, और ये गतिरोध अमूमन तब होता है जब राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत ना हो। एक्चुअल में जब बहुमत होता है तो दोनों जगह पास हो जाता है, जैसा इस समय आप वर्तमान बीजेपी या एनडीए सरकार में देख रहे होंगे। तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक है, और यह अधिकार राष्ट्रपति को है। बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति। और साधारण विधेयक में क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये तीनों पॉइंट बच्चों प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण, ये तीनों पीटी फैक्ट आप ले लेंगे, यानी क्या है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरे सदन में विधेयक, अगर एक विधेयक दूसरे सदन में पास होकर के चला जाता है तो दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं, कोई सा भी, लोकसभा राज्यसभा, विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे, कुछ संशोधनों के साथ पारित कर पुनः पहले सदन को भेज दे, विधेयक को अस्वीकार कर दे, या किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना कर विधेयक को अपने विचार के अधीन ही रख ले। यानी ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति, साधारण विधेयक के संदर्भ राष्ट्रपति की स्वीकृति
और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, बेटा याद रखना, आप पढ़ते हो ना बिल और विधेयक में अंतर क्या होता है। जैसे कोई आपसे पूछे हंसी मजाक में कि बिल और विधेयक में अंतर क्या होता है, तो बिल वही हो गया, यानी जो सदन में राज्यसभा लोकसभा में जिस पर सारी प्रोसेसिंग हो रही है तब तक वो बिल है। बट जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, ये बिल क्या हो जाता है बच्चों, कानून बन जाता है। तो बिल होता है और फिर बिल क्या बन जाता है, एक्ट, कानून। तो आप पता चल गया ना आपको कि जब तक वो सदन में होता है बिल होता है, बट राष्ट्रपति की अनुमति लगते ही वो क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। और इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, तो वो वीटो की शक्ति का भी इस्तेमाल, जेबी वीटो रख ले, अनुमति ही ना दे, ऐसा भी कर सकता है। धन विधेयक, धन विधेयक इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई। कहां दी गई है, अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक होने की शर्तें क्या होती हैं। धन विधेयक होने की शर्तें, उसमें टैक्स का कोई मुद्दा हो, ठीक है ना, केंद्र सरकार जो धन उधार लेती है उसके रेगुलेशन से संबंधित चीजें हो। फिर इसके बाद संचित निधि भारत की या आकस्मिकता निधि भारत की से धन निकालना या फिर उसमें डालना हो, जमा करना हो, किसी व्यय का भारत की संचित निधि पर भारित करना हो, तो यह है, याद रखें क्या, धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य इंपॉर्टेंट है, यही प्रीलिम्स में पूछता है, तो ये आपके लिए। धन विधेयक का जो निर्धारण है उसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अंतिम होती है, यानी निर्धारण वही करता है, यानी प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि धन विधेयक को न्यायालय में प्रश्नगत ही नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तीसरी कंडीशन है, लोकसभा में भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता। प्रमाणित करता, जरा अंतर समझिएगा इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। प्रमाणित करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, बट अनुमति कौन देता है, अनुमति देता राष्ट्रपति। क्यों, ऐसा क्यों है, तो भाई इसलिए अनुमति है, प्रमाणित करेगा चूंकि लोकसभा की धन विधेयक पर महत्वपूर्ण भूमिका, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, प्रमाणित वो कर रहा है। बट अनुमति कौन दे रहा है, जिसके अंतिम साइन से कानून बनता है, तो स्वाभाविक उसकी अनुमति तो आपको लेनी पड़ेगी, तो इसलिए अनुमति वाला पार्ट यहां पर आपका ये हो जाता है। सही, इस पर कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, जैसे अभी हमने देखा था साधारण बैठक में संयुक्त बैठक होती है जिसे राष्ट्रपति बुलाता है, जिसका चेयर अध्यक्ष करता है। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाता है, आप लोगों को रटा होगा ये। राज्यसभा 14 दिन, उसके 40 डेज का टाइम है, के भीतर स्वीकृति देखी, अन्यथा विधेयक राज्यसभा द्वारा स्वतः पारित मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा की लब्बो-लुआब यह है कि विधेयकों पर क्या है, यानी धन विधेयक पर कोई उसका विशेष प्राधिकार नहीं। तो बच्चों हम लोग यहां तक किए, अब इसके बाद आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है तो बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिव अगर पूछ लेता है कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर, निम्नलिखित में से साधारण विधेयक और धन विधेयक के विषय में कौन सा से सही है, ऐसा कुछ पूछ लेगा तो हमें कंपेयर करके पढ़ने में मजा आएगा। बस एक कॉमन शब्द यहां रख लीजिएगा, पुरः स्थापित। पुरः स्थापित बड़ा कठिन लगता होगा, इसको एक छोटा सा आपके लिए इजी कर देता हूं, इसको बोलते हैं पेश। पुरः स्थापित मतलब पेश करना। तो याद रखें, साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है, बट जो क्या है धन विधेयक है, ये धन विधेयक आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि इसे हम कहां करते हैं, लोकसभा में पेश करते हैं। इसमें इसका क्या है, कहां, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और साधारण विधेयक इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों कर सकते हैं, याद रखिएगा, यानी पेश कर सकते हैं। बट यहां पर केवल मंत्री, यानी धन विधेयक में कंडीशन है केवल मंत्री इसे पेश कर सकता है। और साधारण स्वाभाविक है, इसमें राष्ट्रपति की संस्तुति यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के यह पेश किया जाता है। बट धन विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति जब तक नहीं तब तक पेश नहीं किया जा सकता, यह कंडीशन है। और क्या है, साधारण विधेयक में राज्यसभा की भूमिका वैसी होती है, वो वहां पर संशोधन वगैरह प्रस्तावित करता। बट धन विधेयक में क्या होता है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है।
फिर साधारण विधेयक होता है, राज्यसभा 6 माह तक अपने पास उसे बनाए रख सकती है, रोक सकती है, बट राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक के मामले में 14 दिन बस। और अगला है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी अध्यक्ष को प्रमाणित नहीं करना पड़ता है, और यहां पर है अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये, तो ये है आपका अंतर। फिर क्या है, साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति, अगर मान लीजिए दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में कोई असहमति हो जाए किसी मुद्दे पर, तो वहां पर क्या करता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या करता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक क्या है, ये इसमें राज्यसभा की भूमिका नहीं है, लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें अगर अवसर मतलब असहमति दोनों सदनों में कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए संयुक्त बैठक का भी कोई यहां पर प्रावधान नहीं हो सकता। इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसके लोकसभा में अगर तो देना पड़ सकता है, यानी पड़ सकता है, कंपलसरी नहीं है। यदि इसे मंत्री ने पेश किया हो तो यानी कंपलसरी नहीं, बट अगर यह अस्वीकृत हो जाए धन विधेयक को तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है ना, यहां कंडीशन नहीं, यहां देना ही पड़ेगा। फिर साधारण विधेयक, इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, बट इसे याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। तो यह है दोनों का अंतर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीज को समझ पाए। चलिए अब आगे चलते हैं। वित्त विधेयक, धन विधेयक के बाद विधेयक क्या होता है, तो साधारणतः वित्तीय मामलों, राजस्व या व्यय, वित्तीय मामलों, राजस्व आना या व्यय से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं, वित्त विधेयक। के 2 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक के प्रकार में कौन कौन से, यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक के 2 होते हैं। वित्त विधेयक एक अनुच्छेद 117(1) वाला और एक अनुच्छेद 117(3) वाला। दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना, क्लियर है। एक साधारण विधेयक की तरह हो जाता है, तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहना, अंतर इसीलिए मैंने लिख दिया। अब आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे तो टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये कंडीशन याद। सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। क्या है, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, यानी कि ये कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि केवल यानी केवल और केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका संबंध अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा में दिए गए विषयों से होता है, जो हम लोगों ने पीछे देख लीजिए, टैक्स और ये सारी चीजें, संचित निधि। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दिया जाए तो क्या होता है, वही वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, सभी नहीं होते। यानी जिसमें ये 2 कंडीशन होती है, पहली कंडीशन वही होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। क्लियर है। फिर इसके बाद वित्त विधेयक 1 कौन सा वाला, 110(1), अरे 117(1) जरा, यानी वित्त विधेयक क्या, 117(1) और वित्त विधेयक यानी 2 117(3). तो यहां कह रहा वित्त विधेयक 1 वह विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामलों के साथ ही अन्य आय संबंधी मामले, याद रखें, शामिल होते हैं। 2 रूपों में यह धन विधेयक के समान है। दोनों विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, यानी ये वित्त विधेयक 1 और धन विधेयक, दोनों पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, दोनों कंडीशन। नोट अब ध्यान रखना है, नोट का मतलब जहां भी लगाया जाए, इसका मतलब अब कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां आने वाली हैं। वित्त विधेयक 1 के संबंध में राज्यसभा को भी समान सकते हैं, यानी यहां पर राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां हैं। संयुक्त बैठक भी यहां पर बुलाई जा सकती है और राष्ट्रपति को यहां जितनी उनकी वीटो शक्तियां है, जेबी वीटो जो भी है, वह सब यहां पर वह यूज कर सकता है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वित्त विधेयक 2 क्या है, ये भारत की संचित निधि पर व्यय से संबंधित किंतु अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई विषय नहीं, यानी कि अनुच्छेद 110 में दिए गए किसी विषय से इसका संबंध नहीं होता, स्वाभाविक धन विधेयक नहीं है, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक 2 117(3), इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है, यानी टोटल क्या है,
साधारण विधेयक और साधारण विधेयक आपने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती पीछे पढ़ लिया। अगर थोड़ा सा इधर उधर लगे तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। यह राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। यहां पे एकमात्र प्रमुख विशेषता इसकी है, इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे दे। यानी इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे दे। ऑब्वियस है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यह भी पीटी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108। तो सबसे पहले कब होती है, देखिए कितना बड़ा, होती है, कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रक्रिया क्या होती है, यानी यही 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जब साधारण विधेयक, इधर देखिए कंडीशन, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन, देखिए साधारण, क्लियर रहिएगा, को पारित करने के संबंध में कोई गतिरोध आ जाता है। कौन बुलाता, कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। प्रक्रिया क्या होती है? संबंधित विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है संयुक्त बैठक में। ऐसा नहीं कि संयुक्त बैठक मतलब विशेष बहुमत से, जी नहीं, साधारण। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को ही साधारण बहुमत कहा जाता है। क्लियर? तो यह हो गया आपका। संयुक्त बैठक कब नहीं की जा सकती? जब धन विधेयक हो और वित्त विधेयक एक हो, 117(1) वाला हो, और जब संविधान संशोधन विधेयक हो। इसीलिए मैंने यहां कंडीशन लगा दी, वहां पर बता दिया, बार बार गोल घेरा किया। क्या किया? जरा एक बार आप याद रखिए, क्या किया मैंने? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। तो ऐसे ही आपको अलर्ट रहना, गलतियां नहीं करनी। अब देखिए फिर नोट, जहां भी नोट्स में नोट लगाओ, समझ लेना कुछ खतरा है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। क्यों? कोई आपसे पूछ ले, राज्यसभा का सभापति भाई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं कर सकता, जबकि वो भी राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है? क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। वह सदन का सदस्य कहां है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, बहुत कॉमन फैक्ट है इसमें। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थिति हो तब राज्यसभा का उपसभापति करता है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, अच्छे पॉइंट है जो आपकी मदद करेंगे कंटेंट को। विधेयक जो अभी तक संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए गए, ये भी फैक्ट कभी कभी पूछ लेता है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, ये सारे विधेयक पास किए गए हैं कब? संयुक्त बैठक में। तो आप इनको भी एक बार कर लीजिएगा। अब हम लोग पहुंचते हैं किस पर? संसदीय समितियों पर। किस पर पहुंचते हैं? संसदीय समितियों पर। संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों? वाई, रीजन। तो आपको अच्छे से पता है पूरे कंटेंट को एक पॉइंट में कि भाई संसद सदस्य, उनके कार्य और कार्य की विविधता और व्यापकता। ऐसे में संसदीय समितियां मिनी संसद के रूप में संसद और संसद के सदस्यों के जो कार्य और जो जवाबदेही है उन सब के लिए ये काम करते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये यहां पर इसीलिए, बट यहां पर देखिए नोट लिखा हुआ, नोट मतलब फिर आपको कान खड़े कर लें, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। क्या है? कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह पॉइंट याद रखिएगा। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियम ही प्रभावी होते हैं, यानी इनके पास कोई स्पेशल राइट नहीं। अब देखिए संसदीय समिति क्या होती है? संसदीय समिति होती सदन द्वारा नियुक्त, निर्वाचित अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा, यानी जो अध्यक्ष है उसके द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं और अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा पीठासीन अधिकारी को सौंपती हैं। और इनके 2 प्रकार होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में जो लगातार काम करती हैं, अस्थाई जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बनाई जाती हैं। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अस्थाई समितियां, तो जो वित्त समितियां हैं, इसी पर हमें बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत होती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत पूछी जाती है। विभागीय जांच के लिए, परीक्षण और नियंत्रण के लिए, सदन के दैनिक कार्यों के लिए और अन्य छोटी छोटी समितियां आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये अस्थाई समितियां। वित्तीय समितियों में क्या होता है? लोक लेखा समिति। क्या होती है? लोक लेखा
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये गठित होती, क्या होती है? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा गठित, इसे लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा गठित। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, यानी ये हिस्ट्री में भी पूछ सकता हूं। 1919 के अधिनियम में कुल सदस्य इसके 22 होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, यानी लोक लेखा में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। सदस्यों का चयन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। सदस्यों का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, और इनका कार्यकाल या 1 वर्ष होता, नहीं पता लगे 5 वर्ष लिख दे तो 1 वर्ष होता है। ये हो गई आपकी वित्तीय समितियां। फिर इसके बाद मंत्री क्या होता है? समिति का सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री क्या है? समिति का सदस्य नहीं हो सकता। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोई मंत्री, समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। तो समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। समिति का प्रमुख कार्य क्या है? कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। किसके? कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। यह चीज आप याद रखेंगे। समिति सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो भी अनियमितता वगैरह होती है उसकी जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टि से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी करती है। बट ये जो भी अनुशंसा करती है जांच करने के बाद, वो क्या होती है? परामर्शकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। समिति के निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है मेरे प्यारे बच्चों? संसद को होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब दूसरा क्या है? वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति। तो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसे गठित किया गया है। कब गठित किया गया? 1950 में। सदस्य संख्या इसकी 30 है। सभी लोकसभा सदस्य इसमें होते हैं, राज्यसभा की भूमिका नहीं है। चुनाव कैसे होता है? लोकसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर सेम एकल संक्रमणीय मत। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और मंत्री समिति का सदस्य, यहां भी कंडीशन है, यह पॉइंट याद रखिएगा, मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। प्रमुख कार्य क्या है? बजट में सम्मिलित जो भी प्राक्कलन होते हैं उनकी जांच करना और सार्वजनिक व्यय में कंजूसी करने के लिए सुझाव देना। क्लियर है? समिति संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं उठा, यानी वो संसद ने क्या अपनाया? प्रश्न नहीं, बस केवल जांच करो। बस आप कोई प्रश्न आप यानी प्रश्न वगैरह आप नहीं उठा सकते हो। इसकी सिफारिशें परामर्शकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। तो आपको स्वाभाविक है। वित्तीय समितियां यानी सार्वजनिक उद्यम समिति क्या है? तीसरी। ये 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। देखिए इसमें भी आ गया, 2 में है लोकसभा राज्यसभा, 1 में नहीं है जो आपने इसके पहले पढ़ा। चुनाव तो सेम लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक वही सेम अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो कई चीजें कॉमन है। प्रमुख कार्य क्या है? जो भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनके बारे में प्रतिवेदन देना, लेखा उनकी अकाउंटिंग करना, ठीक है ना। और सार्वजनिक उद्यम पर कैग अगर कोई प्रतिवेदन करता है तो उसकी जांच करना। यह पॉइंट आपको याद रखना। अब आइए कुछ पार्लियामेंट पर ट्रिक्स पर बातचीत कर ली जाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा आपको मजा आए, जिससे जैसे संसद हम करने जा रहे हैं तो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? तो क्या है ये भाई? संसद पे टिप्स एंड ट्रिक्स, आर्टिकल 79 to 88 इसके लिए, यानी अगर आपको आर्टिकल याद करना है तो कैसे आप याद करेंगे? जैसे देखिए ट्रिक क्या है? सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। इसका मतलब क्या है? कितना आसान है। सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। ये हम क्या कर रहे हैं? फिर से एक बार, अनुच्छेद 79 to 88 यानी 79 से 88 तक देख सकते हैं। तो क्या है? अब आप देख सकते हैं सरला यानी क्या है? ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। अब देखिए सरला में क्या? सा से संसद का गठन आर्टिकल 79, रा से राज्यसभा का गठन आर्टिकल 18, ला से लोकसभा का गठन आर्टिकल 81। जनगणना सरला क्या है? जनगणना अवधि में, जनगणना के टाइम में
यानी प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन आर्टिकल 82, जनगणना अवधि, अवधि यानी संसद के दोनों सदनों की अवधि आर्टिकल 83, योग्यता यानी संसद की सदस्यता के लिए योग्यता आर्टिकल 84। तो सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, याद हो जाएगा। दूसरा देखिए अब ट्रिक क्या आ गया, सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है। जैसे होता है ना भोजन कि सारा भोजन किसी का है, उस टाइप से बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या देखिए, सारा खाना विशेष अटॉर्नी जनरल का है। तो अब देखिए सारा तो सा मतलब संसद के सत्र 17 अवसान विघटन आर्टिकल 85। रा का मतलब हो गया राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार आर्टिकल 86। और विशेष का मतलब राष्ट्रपति का विशेष संबोधन आर्टिकल 87। और अटॉर्नी जनरल यानी सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार आर्टिकल 88। हम लोग पीछे इसका विस्तार पढ़े हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 89 से 100 है, इसमें है संसद के पदाधिकारी गण, यानी संसद के पदाधिकारियों के बारे में किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है वो याद करना है। देख सकते हैं, सभापति पद की शक्ति से विरत है। देखिए मतलब पंक्ति बन रही है, सभापति जो पद की शक्ति, यानी पद माने जिस सीट पर है, सभापति पद की शक्ति से विरत है। अध्यक्ष भी पद की शक्ति से विरत है। इनके वेतन सचिन शपथ के साथ कोरम से देता है, यानी इनका जो वेतन है सचिन वो शपथ के माध्यम से कोरम से किससे देता है, कोरम से देता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो क्या कह रहा है, सभापति पद, तो आपको पता है यही वर्ड, ये तो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं इनकी, तो इस कलर से यानी ब्लू कलर से जो है ये कंजंक्शन वर्ड्स हैं। तो सभापति, तो देखिए सभापति क्या, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति आर्टिकल 89। सभापति पद मतलब राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति आर्टिकल 90। शक्ति, पद की शक्ति, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति आर्टिकल 19(1). विरत, सभापति अथवा सभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उनकी नियुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो आर्टिकल 19(2). देख सकते हैं विरत है। अब वेतन सचिन शपथ, ही आगे चलते हैं। सभापति पद की शक्ति से विरत है, अध्यक्ष भी पद की, अब यहां से इनके वेतन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अध्यक्ष क्या हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आर्टिकल 19(3). फिर हो गया पद, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र अथवा विमुक्ति 94। शक्ति यानी शक्ति से विरत है, शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य निर्वहन की शक्ति विरत। एक बार और हो जाए, अध्यक्षता से विरत रखना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। वेतन क्या है, वेतन सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आर्टिकल 19(7). सचिन यानी संसदीय सचिवालय आर्टिकल 19। शपथ यानी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण आर्टिकल 19। कोरम यानी दोनों सदनों में मतदान की रिक्तियों तथा कोरम की पूर्ति के बिना किसी भी सदन का कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 100, यानी कि कोरम होना चाहिए, सदस्य संख्या का एक कोरम। तो ये आप देख सकते हैं कितना आसान है, चीजों को आप इस हिसाब से लेकर चले। अनुच्छेद 101 से 106 सदस्यों की अयोग्यता यानी संसद सदस्यों की अयोग्यता, इसके लिए क्या क्या फार्मूला है। सीता को अयोग्य प्रश्नों पर दंड देते हुए उसे विशेषाधिकार एवं वेतन से वंचित कर दिया गया। क्या है, सीता को अयोग्य प्रश्नों पर दंड देते हुए उसे विशेषाधिकार एवं वेतन से वंचित कर दिया गया। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, यानी सीता को, सीता मीन्स सीता यानी सीटों की रिक्ति आर्टिकल 101 को अयोग्य मतलब सदस्यता से अयोग्य ठहराना आर्टिकल 102। प्रश्नों यानी सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय आर्टिकल 103 पर दंड देते हुए, दंड मतलब अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के पहले स्थान ग्रहण करने तथा मतदान देने पर दंड, उसे विशेषाधिकार संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार आर्टिकल 105 एवं वेतन से, वेतन मतलब सदस्यों के वेतन एवं भत्ते आर्टिकल 106
तो आप इससे भी इजी ट्रिक बना सकते हैं, मैंने ये बनाया है, बट आप इससे भी अच्छी ट्रिक बना सकते हैं। आइए अपना आज का अगला चरण स्टार्ट करते हैं। मानव रोग क्या है, मानव रोग, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मानव रोग। अब देखिए अंग्रेजी शब्द डिजीज, 1 से 2 प्रश्न यहां से 1+1 आपको, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आज का अपना यानी डिजीज का अर्थ है असुविधा, अर्थात स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना, ये सब पता है आपको, जो हमने पढ़ना है क्या है, ठीक है। मानव रोगों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, जन्मजात रोग और अर्जित रोग। जन्मजात रोग क्या होते हैं, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया आदि आनुवांशिक बीमारियां। अर्जित रोग यानी क्या क्या, अब अर्जित में क्या होते हैं, ये तो जन्मजात हो यानी जो आपको जन्म से ही मिल जाता है, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, जो भी आनुवांशिक यानी एक वंश से दूसरे वंश में चलती हैं, दैट्स कॉल्ड जन्मजात रोग। एग्जाम्पल हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या है, ये है आपका एग्जाम्पल। फिर इसके बाद अर्जित रोग यानी कि जो वातावरण के कारण आपके पास आ जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, पहला कम्युनिकेबल, संचारणीय, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, संचारणीय और असंचारणीय। संचारणीय जैसे प्रत्यक्ष संचारणीय, डायरेक्ट चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, मतलब क्षय रोग, काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल है। इसी में कोरोना, इस समय कोरोना हुआ, मर्स हुआ जो पहले था, ठीक है ना। तो बहुत से असंचरणीय जैसे मधुमेह, जिनका संचरण एक स्थान से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, मधुमेह, कैंसर, एलर्जी, पोषक तत्वों की कमी की वजह से होने वाले रोग। अब संचारणीय रोग में भी 2 होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष में कौन सा है, जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफस, अमीबी, पेचिस, ये सब क्या होता है, जैसे गंदे पानी, प्रदूषित जल, इन सबसे होते हैं। तो जन्मजात रोग आपको बताने की आवश्यकता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार से होते हैं, किससे होते हैं, आनुवांशिक विकार से होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से होते हैं, याद रखिएगा। तो उनके कारण होते हैं, जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, रक्त अल्पता आदि। तो ये इनको आप याद करिएगा कभी भी, ऐसा जन्मजात रोग, ठीक है। अर्जित रोग क्या होता है, यानी जो जन्मजात नहीं होते हैं लेकिन उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारक हो सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं, याद रखिएगा, इन्हें अर्जित कहते हैं, जैसे कोरोना वगैरह है, क्लियर है। और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो हम पर अटैक कर देते हैं, हमारे आसपास ऐसे रहते हैं, याद रखिएगा। और ये कहीं से भी, भोजन के, पानी के, वायु, त्वचा, कहीं किसी भी माध्यम से आपके शरीर में आ जाते हैं और आपकी कोशिकाओं को, आपके टिश्यूज को, आपके अंगों को प्रभावित करते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। अर्जित रोगों के प्रकार कौन होते हैं, तो हमने पहले पढ़ा संक्रामक रोग और असंचरणीय रोग। यानी क्या है, संक्रामक क्या होता है, जैसे ये वायरस, जैसे कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से। तो ये किसके कारण होते हैं, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है। तो ये कीड़ों की वजह से होते हैं, यानी इनके प्रोटोजोआ, कवक, कीड़ों, बैक्टीरिया। ये रोगजनक आमतौर पर रोग वाहकों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह, यानी जैसे कोरोना में आपने देखा एक आदमी दूसरे आदमी को, यानी एक आदमी लगभग 50-60 आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा, संचारित कर रहा। असंचरणीय, मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। इनमें से, यानी याद रखिएगा, कई रोग ऐसे होते हैं जो पोषक तत्वों यानी खनिजों या विटामिनों की कमी से भी होते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, ये सारी चीजें हैं। संक्रामक रोगों के प्रकार तो हमने पीछे देखा था, प्रत्यक्ष संचारणीय जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे कोरोना वगैरह। सूक्ष्म जीवी जनित कुछ रोग सीधे संपर्क अथवा श्वास के द्वारा, यानी श्वास के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, जैसे टीबी, चेचक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजें।
अप्रत्यक्ष क्या है? कुछ सूक्ष्म जीवी जनित रोग वाहकों के द्वारा रोगी से स्वस्थ मनुष्य में फैलते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, काला आजार, अफ्रीकन निद्रा, ये सारी चीजें। तो अब ये हो गया। इसके बाद ये आता है कौन से रोग विषाणुओं से होते हैं, कौन से जीवाणुओं से होते हैं। तो आप देख सकते हैं विषाणु रोग, रोगाणु और संचरण के तरीके। तो विषाणुओं से होने वाले रोग, पहला क्या? चिकन पॉक्स। क्या है चिकन पॉक्स? रोगाणु क्या है? वेरिसेला वायरस। क्या है ये? वेरिसेला वायरस। संचरण का तरीका वायु से सीधे संपर्क के द्वारा। क्या है संचरण का तरीका? चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का रोगाणु वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। वायु से सीधे संपर्क या मतलब वायु या सीधा संपर्क। खसरा यानी मीजल्स कैसे होता है? रोगाणु इसका है रुबोला वायरस और ये वायु से संचरण यानी हवा से। पोलियो क्या होता है? पोलियो वायरस दूषित भोजन एवं जल से। रेबीज है, रेबीज वायरस रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने पर, यह भी वायरस है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस दूषित जल से। डेंगू, डेंगू वायरस एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। कौन से? एडीज एजिप्टी। एड्स एचआईवी वायरस से, दूषित ब्लड एवं असुरक्षित यौन संबंध से। तो यह हो गया विषाणुओं से होने वाले। अब आते हैं जीवाणुओं से। यूपीएससी पूछता है, सुमेलित कीजिए विषाणुओं से होने वाले रोग। अब ठीक है, उनके वाहक, ये सारी चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको ये मत समझिएगा कि हल्का। रोग, रोगाणु और संचरण यानी अब बैक्टीरिया। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए कौन रोगाणु? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वायु या सीधे संपर्क से। टाइफाइड, इसका रोगाणु है साल्मोनेला टाइफी, दूषित भोजन एवं जल से। हैजा यानी कालरा, इसका रोगाणु है विब्रियो कॉलरी, ये क्या है? दूषित भोजन एवं जल से। फिर क्या है? डिप्थीरिया, ये क्या है? कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। यह रोगाणु है डिप्थीरिया का, वायु या सीधे संपर्क के द्वारा। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इसके लिए कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये संक्रमित व्यक्ति के जो है संपर्क द्वारा। और फिर काली खांसी, वूफिंग कफ, ये किससे होता है? रोगाणु है बोर्डीटेला पर्टुसिस और वायु से सीधे संपर्क के द्वारा। तो आप देख सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सेम वही रोग कौन सा होता है प्रोटोजोआ से? रोगाणु कौन है यानी और संचरण के तरीके। मलेरिया ज्वर, इसके लिए रोगाणु है प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। संचरण के तरीके एनोफिलीज मादा मच्छर, यही इसको फैलाता है। दूसरा रोग है अमीबिक डिसेंट्री, एंट अमीबा, इसका रोगाणु है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। संचरण कैसे होता है? दूषित भोजन एवं जल से। फिर इसके बाद क्या? लिस्मनियासिस यानी काला आजार, यह भी है प्रोटोजोआ जनित रोग और रोगाणु है लिशमानिया। संचरण कैसे होता है? सैंड फ्लाई, मक्खी के काटने पर होता है। और फिर क्या है? ट्रिपेनोसोमियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यह किससे होता है? रोगाणु ट्रिपेनोसोमा ब्रुसिस से होता है। यह सीसी फ्लाई के काटने पर होता है। तो आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ किस प्रकार से यहां स्टार्ट होता है। अब आते हैं कृमियों द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? हेलमिंथीस के द्वारा, कृमि के द्वारा। रोग कौन सा होगा? फाइलेरिया यानी हाथी पांव, जिसके हाथी की तरह पैर हो जाते हैं, एक पैर। रोगाणु है बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। संचरण का तरीका एडीज और क्यूलेक्स मच्छर इसके वाहक होते हैं। और फिर रोग क्या है? एस्केरियसिस, ये क्या है? रोगाणु एस्केरिस लंब्रिकोइड्स। और ये कैसे फैलता है? दूषित भोजन एवं जल से। इकाइनोकोकस होता है एक रोग, इकाइनोकोकस, रोगाणु है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। और ये कैसे होता है? दूषित भोजन एवं जल से। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। फिर अगला क्या होता है? यौन संचारित बीमारियां, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपको अच्छे से पता है एड्स, एड्स एचआईवी वायरस है, तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पहला। दूसरा सिफिलिस, यह भी एक यौन संक्रमित बीमारी है जो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से, वायरस से नहीं। सिफिलिस भी है बैक्टीरिया ट्रेपोनोमा पैलिडम द्वारा यह फैलता है। गर्भावस्था या जन्म के समय यह रोग मां से बच्चे अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे में भी संक्रमित हो सकता है, दैट्स कॉल्ड सिफिलिस। अगला है एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया। गोनोरिया, इसे हिंदी में सुजाक बोलते हैं। यह रोग निशेरिया गानोरिया नामक जीवाणु के कारण, किसके कारण? निशेरिया गानोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। तो यह है गोनोरिया। अब देखिए कुछ रोग कौन से नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, असंचरणीय रोग
कारण और लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज क्या है, मधुमेह। मधुमेह में क्या है, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण से रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, दैट्स कॉल्ड डायबिटीज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, अस्थि यानी बीएमडी क्या है, अस्थि खनिज घनत्व, ये आपका कम हो जाता है, आपकी जो अस्थि यानी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, और इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है, असंचरणीय रोग, कैंसर, आपको पता है कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास, और फिर क्या है, कंठमाला यानी आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें थायराइड, गले की यानी ग्वाइटर बोलते हैं, गले की जो ग्रंथि है बड़ी हो जाती है। एलर्जी, शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, एलर्जी याद रखिएगा, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, परागकण, इन सब के कारण से यह होता है। फिर देखिए मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, इसको बोलते हैं जैसे ना सहज प्रतिरक्षा प्रणाली। जैसे कोरोना आया है तो कोरोना क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उससे लड़ने के लिए क्या कहा जाता है कि यानी सहज प्रतिरक्षण प्रणाली होती है इंसान के अंतर्गत। तो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर तो सहज प्रतिरक्षा क्या है, फैगोसाइटिक कोशिकाएं, डेंड्राइटिक कोशिका, नेचुरल किलर कोशिका, ये क्या करती हैं, शरीर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणुओं को खत्म करने का प्रयास करती हैं। इसे बोलते हैं सहज प्रतिरक्षण प्रणाली। यानी कभी भी कोई बीमारी आती है, आपका शरीर एक्टिव, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और उस एक्टिव के लिए कौन कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं, तो फैगोसाइटिक, डेंड्राइटिक और नेचुरल किलर कोशिका। तो ये हो गया सहज प्रतिरक्षा प्रणाली। दूसरा है अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। क्या है, अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। जब रोगाणु यानी जो रोगाणु होते हैं सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, तब इस प्रणाली की घटक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। याद रखिएगा, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम यानी जो सहज रोक ना पाए, जैसे कोरोना वगैरह बिल्कुल अंदर चले गए हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या है, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। तो ये आप याद रखिएगा, इससे अधिक डीप पढ़ने की जरूरत नहीं। अब अगर ऐसा हो गया तो वैक्सीनेशन, टीकाकरण, आपको भी पता है, कहा जा रहा है कि कोरोना तभी समाप्त होगा जब वैक्सीनेशन आएगा। आज मैंने सुबह द हिंदू में आप लोग पढ़ा हर्ड इम्यूनिटी, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो ऑब्वियस है। तो लेकिन फिर भी टीकाकरण, सर्वप्रथम अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक के विरुद्ध टीका तैयार करने में, तो इनका नाम एडवर्ड जेनर ने, आप लोगों को पता होगा। तो ये सिंपल सी बात उन्होंने बनाया जो प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत कर देता है। तो आई होप ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और आपको समझ में आया है। अब इसी के साथ अपना राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी आपका राउंड 1 कंप्लीट है। अब यहां पे क्लियर क्या है, आपका राउंड 1 बच्चों कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राउंड 1 अपना कंप्लीट है और हम क्या करेंगे, अब राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जबरदस्त रूप से, लेकिन हाँ मैंने बताया ना कि मुझे इस महीने टास्क दिया गया है 5 लाख सब्सक्राइबर क्रिएट करना। 1 लाख मुझे अपनी तरफ से करना है, 4 लाख हमारे चैनल का हो गया। तो अब आपकी जिम्मेवारी है इसको 1 लाख के यानी 4 से 5 लाख जितनी जल्दी से जल्दी, मैंने कभी मांगा नहीं कि लाइक करें शेयर करें, बट अब टास्क मुझे दिया गया, कंपनी ने मुझे दिया है, तो एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के कारण उस कंपनी का ये मेरी लायबिलिटी है कि मैं आप लोगों के लिए अगर काम कर रहा हूं, आपको पसंद आ रहा है, भिक्षा में नहीं चाहिए, लेकिन अगर काम कर रहा हूं और आपको पसंद है तो जरूर से जरूर इस महीने का मेरा टारगेट, यानी 1 महीने का जो मेरा टारगेट है 4 से 5 लाख का, मई महीने में वो कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से नए नए कोर्सेज लगातार लेकर के आ रहा हूं, लगातार लेकर के आऊंगा। मई में आपको खूब कोर्सेज, इकोनॉमिक्स, एम रमेश सिंह, राज्यसभा, लोकसभा, टीबी, ये पर जो भी डिबेट्स होती वो सब, बीबीसी की जो डिबेट, सब मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।